हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, एक बुक जो है कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू वर्क बुक है। तो संसाधन एवं विकास भूगोल के अंतर्गत आने वाले अध्याय 1 से लेके अध्याय 5 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आज के एक ही वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 में है संसाधन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? का सही उत्तर हो जाएगा लोहे और औजार। तो इसमें से जो है आपको राइट आंसर लगा लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा में है भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। तो आपका उत्तर होगा वस्तु एवं वस्तु का मूल्य। तो ये कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगा लेते हैं, वह कहलाते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। तो आपको बी नंबर लिख लेना है। इसके बाद चौथा आता है किसी कौशल अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर प्रयोज्यता। इसके बाद पांचवे में है पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने वाले कारक। तो इसका जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। तो इस तरह से आपको राइट आंसर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है पदार्थों की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। दूसरा है परिवहन की विधियों का विकास। तो यहाँ पे आपको पहिए लिखना है। तीसरे में है प्रयोग की एक मानव निर्मित। तो यहाँ पे आपको मानव निर्मित संसाधन लिखना है। चौथे में है तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न। तो यहाँ पे आपको जल विद्युत लिखना है। और पांचवे में जो है आपको प्राकृतिक लिखना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7वां। प्रश्न क्रमांक 7 में है संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो आपको जो है उत्तर में लिखना है मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। फिर आता है आपका 8वां में है पेटेंट किसे कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार से है। यह एक ऐसा कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पाद खोज डिजाइन प्रक्रिया या सेवा के ऊपर एक अधिकार देता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 में है मानव निर्मित कोई 5 संसाधनों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है पहला है आपका पुल, दूसरा मशीनें, तीसरा सड़क, चौथा भवन और पांचवा है उपकरण। इसके बाद 10वां आता है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है संसाधन की 3 प्रकार होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन जैसे हवा, पानी, मृदा आदि। दूसरे में है मानव निर्मित संसाधन जैसे सड़क, भवन, पुल, मशीन आदि। तीसरा है मानव संसाधन जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, मजदूर आदि। 11वां प्रश्न क्रमांक 11 में है नवीनीकरण एवं अनवीकरण संसाधनों में कोई 3 अंतर लिखिए। तो पहला है आपका नवीनीकरण संसाधन असीमित होते हैं जबकि अनवीकरण संसाधन सीमित होते हैं। दूसरे में है नवीनीकरण संसाधन जल, मृदा और वन है जबकि अनवीकरण संसाधन कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस है। तीसरा है नवीनीकरण संसाधन शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पारित हो जाते हैं जबकि अनवीकरणीय संसाधन एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12 दिया है नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरणों को तालिका में वर्गीकृत कीजिए। लौह अयस्क, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, कोयला, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। तो आपको जो है इस तरह से लिखना है। वाणिज्य मूल्य है तो आपको यहाँ पे लिखना है लौह अयस्क, कृषि भूमि, कोयला। और वाणिज्य मूल्य नहीं है तो आपको लिखना है मनोरम दृश्य, लोकगीत। और यहाँ पे जो है आपको लिखना है दादी माँ की घरेलू नुस्खों। तो इसको जो है आपको दादी कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 13 प्रश्न क्रमांक 13 में है पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है। तो आपको उत्तर में लिखना है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण
भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है, इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है। तो आपको उत्तर में लिखना है, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। मानव को किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, क्योंकि मानव की योग्यता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। इसे मूल्यवान बनाने के तरीके शिक्षा एवं स्वास्थ्य, कौशल का विकास, आविष्कार और खोज है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है, संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं, कोई 4 उपाय लिखिए। तो आपका पहला उपाय है, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा संसाधनों का कम उपयोग करना। दूसरा है, वस्तु के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग को महत्व देना। तीसरे में है, बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटना, वनोन्मूलन रोकना चाहिए। चौथे में है, प्रत्येक संसाधन को दुरुपयोग होने से बचाना। पाँचवें में है, बंजर बेकार पड़ी हुई भूमि पर अधिक से अधिक पौधे लगाकर वन उगाने चाहिए। इसके बाद आता है आपका 16 में है, सतत पोषणी विकास के सिद्धांत लिखिए। तो आपका पहला सिद्धांत है, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। दूसरा है, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तीसरा है, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। चौथा है, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। पाँचवें में है, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। दूसरा अध्याय आता है आपका भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो आपका पहला प्रश्न आता है आपका, पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है। तो यहाँ जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, भूस्खलन। तो आपको ये भरना है। दूसरा है, औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग करता है। तो आपका उत्तर होगा 150 लीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा में है, पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए अनवरत जल उपलब्ध है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, लगभग 1%। चौथा में है, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाँचवें में है, भूमि संसाधन की कमी का मुख्य कारण है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, बढ़ती जनसंख्या। इसके बाद छठवां आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको पहले नंबर में भरना है, राष्ट्रीय उद्यान एक प्राकृतिक क्षेत्र है। तो आपको प्राकृतिक लिखना है। दूसरे में है, खनिजों व जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तीसरे में है, वनस्पति की वृद्धि मुख्यतः तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। चौथे में है, यमुना नदी औद्योगिक बहिस्त्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। तो आपको प्रदूषित लिखना है। पाँचवें में है, जीव जंतुओं का शिकार करना अपराध है। तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सातवें में है, भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है, लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना इत्यादि। आठवां में है, भूस्खलन से क्या आशय है, भूस्खलन रोकने के उपाय लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, भूकंप, बाढ़, भारी वर्षा, ज्वालामुखी, शैल और मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन को भूस्खलन कहा जाता है। भूस्खलन को रोकने की प्रविधियां निम्नलिखित है। तो पहला है आपका, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। दूसरा है, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। तीसरे में है, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में है, मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखिए। तो आपका पहला उपाय है, मल्च बनाकर मृदा संरक्षण किया जा सकता है। दूसरे में है, वेदिका फार्म द्वारा मृदा अपरदन कम किया जा सकता है। तीसरे में है, रक्षक मेखलाएँ बनाकर मृदा आवरण को बचाया जा सकता है। चौथे में है, चट्टान बांध द्वारा मृदा संरक्षण किया जा सकता है।
इसके बाद नेक्स्ट है 10वां, धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है धरातल पर जल महासागरों में, भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका 11 में है विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है विश्व में कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवड़ी जल की आपूर्ति का सामना कर रहे हैं। 12 में है वनों से होने वाले लाभ लिखिए। तो पहला लाभ है आपका वनों से इमारती लकड़ी, कागज, गोंद तथा रबर प्राप्त होती है। दूसरा है वन प्राणियों को आश्रय और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तीसरा है वन मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। चौथा है वन भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 13 में है विश्व की वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनका वर्णन कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है विश्व के वनस्पति को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है वन, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। दूसरा है घास स्थल, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। तीसरा है गुल्म, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। चौथा है टुंडा, सिर्फ ध्रुवीय प्रदेशों में टुंडा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। 14 आता है आपका पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में कीट अपघटक के रूप में तो गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जिक के रूप में कार्य करते हैं। इसीलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभ्यारण्य में अंतर लिखिए। तो आपको लिखना है पहले में है राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं होती, जबकि वन जीव अभ्यारण्य में मानव गतिविधि को अनुमति दी जाती है। दूसरा में राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं निश्चित और परिभाषित होती है, जबकि वन जीव अभ्यारण्य की सीमाएं निश्चित नहीं होती। तीसरा है राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा सुरक्षित होता है, जबकि वन जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में अधिक सुरक्षित नहीं होता। 16 में है CITES को पूर्ण रूप में लिखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई। तो आपको लिखना है CITES का पूर्ण रूप द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है। इसकी स्थापना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि वन प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो राष्ट्रों की सरकार के बीच होता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको जो है इस तरह से चित्र बनाना है और नाम भी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए नाम लिखा है हुमरस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, बालू गाद क्ले के साथ उपमृदा, और यहाँ पे है अपक्षयित चट्टानी पदार्थ जनक चट्टानें। तो इस तरह से चित्र बना के जो है आपको नाम लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका 18 प्रश्न क्रमांक 18 में है दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न आता है आपका उपरोक्त चित्र क्या दर्शाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है उपरोक्त चित्र वेदिका फार्म दर्शाता है। दूसरा में है यह चित्र किस विधि के कृषि का उदाहरण है। तो उत्तर में लिखना है यह चित्र वेदिका विधि की कृषि का उदाहरण है। तीसरा में यह फार्म किस तरह के स्थानों पर बनाए जाते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है यह फार्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। अध्याय 3 में है कृषि। पहला प्रश्न आता है रेशम की कीटों का वाणिज्यिक पालन कहलाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है A नंबर सेरिकल्चर। दूसरे में है
निम्नलिखित में से ब्राज़ील किसका अग्रणी उत्पादक देश है? तो आपको उत्तर में लिखना है कहवा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसमें शामिल नहीं है। तो आपका उत्तर होगा ए नंबर औजार का निर्माण। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा में है पर्वतीय ढालों वाले क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए किस फसल का उत्पादन उपयुक्त है? तो आपका उत्तर होगा कॉफ़ी। पाँचवें में है वाणिज्यिक कृषि के लिए उपयुक्त कथन है, तो आपका सही उत्तर होगा बी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक छठवां में पहले में है जैविक कृषि में रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया जाता, तो यहाँ पे आपको लिखना है रासायनिक खादों। दूसरे में है कपास, तो यहाँ पे आपको सूती भरना है। तीसरे में आपको व्यवसायी और चौथे में जो आपको भरना है कि पत्तियों, और पाँचवें में आपको भरना है कृषि। तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सातवां में है पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कितने आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं, लिखिए। तो आपको लिखना है पौधों से प्राकृतिक उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। पहला है प्राथमिक क्रियाएं, दूसरे में है द्वितीयक क्रियाएं और तीसरे में है तृतीयक क्रियाएं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8 में है कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो आपको उत्तर में लिखना है कृषि क्रियाकलाप के लिए अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु अनिवार्य रूप से आवश्यक होते हैं। कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित हैं जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 9वां में है कृषि तंत्र क्या है, इसके महत्वपूर्ण निवेश एवं संक्रियाएं क्या क्या है? तो आपको उत्तर में लिखना है कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। 10वें में है श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? तो आपको उत्तर में लिखना है श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है निर्वाह कृषि, दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है जैविक कृषि से अभिप्राय कृषि की ऐसी प्रणाली से है जिसमें रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उसके स्थान पर जैविक खाद या प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है। 12 में है आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन सी कृषि को शामिल किया गया है? तो आपको उत्तर में लिखना है आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण कृषि को शामिल किया गया है। स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड साफ किया जाता है। चलवासी पशुचारण में पशुचारण अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में है मिश्रित कृषि क्या है, यह किन किन देशों में प्रचलित है? तो आपको उत्तर में लिखना है जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है और भोजन व चारे की फसलें उगाई जाती है तो इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। यह यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड देशों में प्रचलित है। 14 में है गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है और क्यों? तो आपको उत्तर में लिखना है गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। गेहूं की फसल के लिए मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन फसल की कटाई के समय धूप की आवश्यकता होती है। गेहूं की उपज के लिए 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। वर्षा के अभाव की पूर्ति सिंचाई के साधनों से की जाती है। गेहूं की अच्छी उपज के लिए समतल उपजाऊ विस्तृत मैदान उपयुक्त होते हैं। इसकी उपज के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी उत्तम रहती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु व मृदा उपयुक्त होती है, लिखिए।
तो आपको उत्तर में लिखना है कपास एक नगदी फसल है। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप और आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। कपास की फसल मुख्यतः चीन, भारत, ब्राज़ील, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। 16 में है खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है। तो आपको उत्तर में लिखना है खाद्य सुरक्षा से आशय पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति एवं जन सामान्य के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता से है। पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा सदा से एक चिंता का विषय रहा है। जब भी अनाज उत्पादन में विश्व के वितरण की समस्या आती है तो सहज की निर्धन परिवार इससे प्रभावित होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है आपके आसपास के क्षेत्र में किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है, इन्हें खाद्यान्न तथा व्यापारिक फसलों में वर्गीकृत कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है हमारे आसपास के क्षेत्र में गेहूँ, धान, मक्का, सोयाबीन, चना, गन्ना, कपास, जूट आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो आपको लिखना है खाद्यान्न फसलें गेहूँ, धान, मक्का, सोयाबीन आदि और व्यापारिक फसलें में है गन्ना, कपास, जूट आदि। तो इस तरह से आपको करना है। अध्याय 4 में है उद्योग। पहला प्रश्न आता है आपका कुटीर उद्योग का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहले में है मिट्टी के बर्तन, दूसरा है कपड़ा उद्योग, तीसरे में है कागज निर्माण और चौथे में है औषधि निर्माण। तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर मिट्टी के बर्तन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरे में है आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। तो यहाँ पे आपको इस्पात कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा। प्रश्न क्रमांक 3 में है भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र है। तो यहाँ पे आपको बेंगलुरु लिख देना है। चौथे में है इनमें से मानव निर्मित रेशा नहीं है। तो आपको रेशम करना है। तो इस तरह से आप लगा लीजिएगा। 5वें में है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड उद्योग उदाहरण है। तो आपका उत्तर होगा संयुक्त क्षेत्र। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए। पहले में भरना है पूंजी व प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। दूसरे में आपको कृषि भरना है, दूसरे में आपको वृक्षों भरना है और तीसरे में आपको 1859 भरना है और चौथे में जो है आपको भरना है मिथाइल आइसोसाइनेट और 5वें में आपको भरना है समुद्र। तो इस तरह से आप खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7वां में है विनिर्माण किसे कहते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया विनिर्माण कहलाती है। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं। इसके बाद 8वां आता है। 8वां में है कृषि पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है कृषि पर आधारित 3 उद्योगों के नाम। पहला है खाद्य संसाधन, दूसरा है वनस्पति तेल, तीसरा है सूती वस्त्र। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्रमांक 9 में है भारत की किन्हीं 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है पहला नाम है मुंबई पुणे समूह और दूसरे में है तमिलनाडु और तीसरा है बेंगलोर हुगली। इसके बाद आता है आपका 10वां प्रश्न क्रमांक 10 में है औद्योगिक दुर्घटना को कम करने हेतु किए जाने वाले उपाय लिखिए। तो आपको लिखना है पहला उपाय है घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग रखा जाता है। दूसरा है विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। तीसरे में है उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। तो इस तरह से आप करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 11 प्रश्न क्रमांक 11 में है सनराइज उद्योग किसे कहते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है उभरते हुए उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य लाभ उद्योग, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग आदि इत्यादि। इसके बाद आता है आपका 12 में है जमशेदपुर साकची में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित होने के क्या कारण हैं लिखिए। तो आपको लिखना है पहला कारण है यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। दूसरे में है इस स्थान के निकट लौह अयस्क, कोयला और
मैग्नीज नीचे भी पाए जाते थे। तीसरे में है खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है हाथ से बने वस्त्र मशीन से बने वस्त्रों से अपेक्षाकृत महंगे होते हैं, कोई 2 कारण बताइए। तो आपको लिखना है बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे, लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसलिए हाथ से बने वस्त्र मशीन से बने वस्त्रों से अपेक्षाकृत महंगे होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 14 में है संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक्स नाम से प्रसिद्ध 5 झीलों के नाम लिखिए। तो आपको 5 झीलों के नाम लिखना है। पहला है सुपीरियर झील, दूसरा है हुरन झील और तीसरा है ओंटारियो झील और चौथा में है मिशिगन झील, पांचवा है ईरी झील। तो इस तरह से आपको झीलों का नाम लिखना है। इसके बाद आता है आपका 15 प्रश्न क्रमांक 15 में है पिट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग का वर्णन कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। यह स्थान उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जैसे कच्चा माल कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 16 में है पता लगाइए यदि आपके आसपास के क्षेत्र में कोई उद्योग है तो वहाँ किस प्रकार का कार्य होता है तथा वहाँ पर कार्य करने वालों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। तो आपको उत्तर में लिखना है हमारे आसपास के क्षेत्र में सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, कपड़ा उद्योग है। इन उद्योगों में सीमेंट, कोयला, कपड़ा बनाने का कार्य किया जाता है। वहाँ पर कार्य करने वालों को रोटी, कपड़ा, मकान आदि सुविधाएं दी जाती हैं। तो इस तरह से आपको 16 का उत्तर करना है। इसके बाद आता है आपका 17 प्रश्न क्रमांक 17 में है झोंका भट्टी किस प्रकार कार्य करती है, उसका नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको उत्तर में लिखना है झोंका भट्टी में कच्चे माल को रखा जाता है, जहाँ यह प्रज्वलित होता है। इसके बाद यह शोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है और इस तरह से जो है आपको चित्र बनाना है। तो आप इसको देख के बना लीजिएगा और नाम भी लिख लीजिएगा। अध्याय 5 में आपका है मानव संसाधन। पहला प्रश्न आता है आपका भारत की किस नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। तो आपका सही उत्तर होगा सी नंबर गंगा और ब्रह्मपुत्र। दूसरा क्वेश्चन है आपका देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में जा रहे हैं। तो आपको सही उत्तर लगाना है ए नंबर शहरी क्षेत्रों की ओर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में है जनसंख्या पिरामिड हमारी जानने में सहायता नहीं करता। तो आपको उत्तर लिखना है बी नंबर रोजगार योग कौशल की योग्यता। चौथा में है लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि। तो आपको जो है ए नंबर से उत्तर लगा देना है यह क्षेत्र खेती एवं विनिर्माण के लिए उपयुक्त है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पाँचवा में है किसी देश की अधिक जनसंख्या का उस देश के विकास पर प्रभाव नहीं होगा। तो आपका सही उत्तर होगा डी नंबर आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। इसके बाद आता है आपका छठवां में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले में है मरुस्थल में जनसंख्या, तो आपको यहाँ पे भरना है विरल। और दूसरे में है जापान में ओसाका और भारत में मुंबई घने बसे क्षेत्र हैं, तो आपको यहाँ मुंबई भरना है। और तीसरे में आपको जनसंख्या वृद्धि। इसके बाद आता है आपका चौथा में आपको भरना है जनसंख्या पिरामिड और पाँचवें में आपको भरना है प्राकृतिक वृद्धि दर। तो इस तरह से आपको खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 7वां प्रश्न क्रमांक 7 में है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब व किस उद्देश्य से शुरू की गई, लिखिए। तो आपको लिखना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य संभव और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता
प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। इसके बाद आता है आपका आठवां में है भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो आपको उत्तर में लिखना है भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद आता है आपका 9वां प्रश्न क्रमांक 9 में है आर्थिक कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है आर्थिक कारक औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 बसे क्षेत्र हैं। इसके बाद आता है आपका 10वां में है जनसंख्या संगठन की विशेषताएं लिखिए। तो पहला विशेषता है आपका जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। दूसरा है जनसंख्या संगठन हमें यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वस्थ दशाएं कैसी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है जीवन प्रत्याशय से क्या आशय है। तो आपको उत्तर में लिखना है जीवन प्रत्याशय से आशय है कि हमने अभी तक जो जिंदगी जी ली है और अब जितनी जिंदगी बची है उसका औसत जीवन प्रत्याशा कहलाता है। जीवन प्रत्याशा की गणना के लिए शिशु के जन्म के बाद के 5 वर्ष न गिनकर आगे के वर्षों को गिनते हैं, जिससे हमें शिशुओं के मृत्यु दर का आकलन मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है विश्व की कुल जनसंख्या में से एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन, भारत, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 13 में है प्रवास, अप्रवासी व उत्प्रवास शब्द के अर्थ लिखिए। तो आपको प्रवास में लिखना है किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। अप्रवासी में है अप्रवासी उन्हें कहा जाता है जो नए देश में आते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है भौगोलिक कारक स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल, खनिज। दूसरा है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है युवा किस प्रकार राष्ट्र का भविष्य होते हैं लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है किसी राष्ट्र के लिए कई परिवर्तन, विकास, समृद्धि और सम्मान लोगों में युवाओं की सक्रिय भूमिका होती है। युवाओं को राष्ट्र की आवाज़ माना जाता है। युवा राष्ट्र के लिए कच्चे माल या संसाधन की तरह होते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा ही किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। इसके बाद आता है आप प्रश्न क्रमांक 16 में है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है जापान, रूस, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, यूएस, भारत, चीन। यहाँ पे सारे देशों के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ऊपर दिए गए आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न आता है आपका सबसे कम आबादी वाले देश का सही समूह है। तो आपको जो है उत्तर में लिखना है ए नंबर जापान और रूस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा में है अधिक आबादी वाले देशों में भारत का क्रम कौन सा है। तो आपका राइट उत्तर होगा बी नंबर दूसरा। तीसरे में है 200 मिलियन से अधिक घनी आबादी वाले देशों का समूह है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर भारत, चीन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। तो इस तरह से आपको कर लेना है। ये था लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।